बच्चों, कल्पना कीजिए कि एक दिन अचानक इस धरती पर सभी जीव जनन करना बंद कर दे। न कोई बच्चा जन्म ले, न कोई नया पौधा उगे, न पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे और धीरे धीरे पूरी धरती सूनी हो जाए। लेकिन प्रकृति ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने हर जीव को एक अद्भुत शक्ति प्रदान की और वो शक्ति है जनन की। तो नमस्कार, हमारा नाम अमन है। प्यार से आप अमन भैया और पूरा बिहार बायोलॉजी किंग के नाम से जानता है और आप देख रहे हैं पूरे भारत का सबसे विश्वसनीय चैनल बिहार बोर्ड वाला। बात करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 1 जीवों में जनन की। तो सबसे पहला जो डिफिनीशन आता है हमारा जनन को लेकर के, तो जीवन को आगे बढ़ाने वाली प्रक्रिया, और बायोलॉजी में हम इसे जनन, इंग्लिश में इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसका सिंपल मीनिंग होता है अपने जैसे नए जीव को जन्म देना। और इसका मेन पर्पस होता है स्पीसीज को बनाए रखना और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करना। और अब हम इसे डीपली समझते हैं कि जनन आखिर होता क्या है। जनन वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जीव अपने ही समान नए जीव को जन्म देता है, जिससे जीवन की कंटिन्यूटी बनी रहती है और एवोल्यूशन पॉसिबल हो पाता है। बात करते हैं जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन। ये लाइफ स्पैन से सवाल अक्सर आपके परीक्षा में पूछा जाता है। जीवन काल होता क्या है कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल कहते हैं, जिसमें वह जीव जन्म लेता है, वृद्धि करता है, विकसित होता है, जनन करता है और अंत में अपना जीवन पूरा करता है। और इसी क्रम को जीवन काल कहते हैं। जैसे तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है, तोता का जीवन काल 140 साल का होता है, और यही हम बात करें कौवा का जीवन काल 14 से 15 साल का होता है। बात करते हैं जनन के प्रकार। आखिरकार जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो कितने प्रकार का होता है? तो मेनली हम उसे 2 प्रकार से जानते हैं। सबसे पहला है अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे नंबर पर आता है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम दोनों को डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी समझिए। एक गांव में एक बहुत बड़ा और पुराना आम का पेड़ था, जो हर साल हजारों आम देता था और लोग उस पेड़ पर बहुत खुश होते थे क्योंकि वो आम दे रहा होता है। लेकिन एक दिन अगर उस पेड़ में आम आना बंद हो जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे उस पेड़ की प्रजाति खत्म हो जाएगी। और यही कॉन्सेप्ट है जनन का, कि अगर रिप्रोडक्शन बंद हो जाए तो जाति का जीवन भी खत्म हो जाएगा, चाहे वो मनुष्य हो, आम हो, कुत्ता हो, सुअर हो, बिल्ली हो, गधा हो, कोई भी जाति हो, तो उस जाति का जीवन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और अब सबसे पहले आता है अलैंगिक जनन। इसकी खास बात क्या होती है? अलैंगिक जनन की खास बात यह है कि इसमें केवल एक पेरेंट यानी कि सिंगल ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसमें गैमीट यानी शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं होता है और साथ ही निषेचन नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो जीव बनता है वह बिल्कुल अपने पेरेंट के समान होता है। इसलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को हम क्लोन कहते हैं, क्योंकि यह अपने जनक के एग्जैक्ट कॉपी होता है। अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला प्रकार है बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन, जिसमें एक सिंगल पेरेंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और 2 नए नए जीव का निर्माण होता है। जैसे अमीबा और बैक्टीरिया में यह जनन होता है। यह बहुत फास्ट प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें सिर्फ सेल डिवीजन होता है और जेनेटिक वेरिएशन बहुत कम होता है। दूसरा प्रकार होता है बडिंग, जिसमें पेरेंट के शरीर पर एक छोटी सी कलिका निकलती है और यह कलिका धीरे धीरे ग्रो करके एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देती है। और ये कलिका विभाजन होता किसमें है? ये होता है ईस्ट और हाइड्रा में, यह देखा गया है। और इसमें भी ऑफस्प्रिंग पेरेंट के जैसा ही होता है। तीसरा प्रकार है फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन। इसमें ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव का शरीर टूट जाता है और हर टूटा हुआ टुकड़ा क्या करता है? एक नए जीव को डेवलप कर लेता है, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे स्पाइरोगाइरा में यह प्रोसेस होता है। और यह बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि शरीर का हर हिस्सा नया जीव बना सकता है। और चौथा प्रकार होता है रीजनरेशन, जिसे हम कहते हैं पुनरुद्भवन, जिसमें अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट थोड़ा सा कट भी हो जाता है तो वह पूरे शरीर से रिजनरेट कर सकता है। जैसे प्लेनेरिया और स्टारफिश में यह नेचर की सबसे अमेजिंग एबिलिटी में से एक है। और अब आते हैं पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन की, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, हिंदी में कहते हैं कायिक जनन। क्योंकि अलैंगिक जनन जो पौधों में होता है उसे कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन जिसमें पौधे अपने स्टेम, रूट या लीफ यानी कि जड़, तना और पत्ती से क्या करते हैं? एक पूरे नए पौधे का
निर्माण कर लेते हैं। अब आप सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है कि एक छोटा सा पौधा है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ के द्वारा करता है और नया पौधा बना लेता है। अब आप बोलोगे कि अमन भैया ऐसा कौन सा पौधा है जो कायिक जनन करता है, हमको बताओ। तो एग्जाम्पल है जैसे आलू। आलू आप देखते होगे तो आलू, अगर आपके घर में कई दिन से आलू रखा हुआ है तो आलू के किनारे में छोटा छोटा आंख निकल आता है। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि आलू में आंख निकल आया। तो आलू में ट्यूबर, आलू में जो आंख होती है उसे हम कहते हैं ट्यूबर। आलू में ट्यूबर से एक नया पौधा बनता है, प्याज में बल्ब से एक नया पौधा बनता है, गन्ने में स्टेम कटिंग से एक नया पौधा डेवलप होता है, और सबसे बड़ी बात है अदरक में एक नया पौधा बनता है। किसके द्वारा? तो अदरक में निकलते हैं राइजोम, और राइजोम के द्वारा अदरक एक नया पौधा बनाता है। किसान इसी मेथड का यूज करके क्रॉप को जल्दी और बड़े लेवल पर ग्रो करते हैं। अब आपको मैं एक बात और बता देता हूं कि जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, चाहे वो आलू का हो, प्याज का हो या अदरक का हो, ये तीनों आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बताइए समझ में आया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर ना? तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और तुरंत अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, अलैंगिक जनन तेज होता है लेकिन इसमें वेरिएशन नहीं होता है। इसमें इन्वायरमेंटल चेंजेस होने पर स्पीसीज सर्वाइवल रिस्क में आ सकती है, क्योंकि अलैंगिक जनन जो होता है वो सरल जीवों में होता है, बहुत तेजी से होता है, जैसे बैक्टीरिया में, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में आप सभी लोगों ने देख लिया। और अब आते हैं दूसरे प्रकार के जनन यानी लैंगिक जनन के बारे में, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट और एडवांस प्रोसेस है। इसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, जैसे एक फीमेल होगा और एक मेल होगा, क्योंकि एक नर और एक मादा दोनों की आवश्यकता होगी, दो विपरीत जनक की आवश्यकता होगी। अब इसमें होता क्या है, दोनों में गैमीट्स बनते हैं। अब ये जो गैमीट बनते हैं ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक जनन होता है। नर के अंदर स्पर्म बनता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा जाता है, और मादा के अंदर यानी कि फीमेल के अंदर क्या बनता है, वो बनता है फीमेल गैमीट, जिसे कहते हैं ओवम यानी कि अंडाणु। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, oogenesis। तो गैमीटोजेनेसिस के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला स्पर्मेटोजेनेसिस जिससे स्पर्म बनता है, और दूसरा है oogenesis जिससे ओवम बनता है। और जब यह दोनों आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है शरीर के अंदर होने वाला निषेचन, जिसे हम कहते हैं अंतःनिषेचन। अंतःनिषेचन जैसे मनुष्यों में होता है, और एक होता है शरीर के बाहर होने वाला निषेचन। अमन भैया शरीर के बाहर कौन सा निषेचन होगा और कैसे? जैसे मेढक के अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों वाटर के अंदर क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, उस तरह के निषेचन को कहते हैं क्या, बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बात करते हैं कि जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। जब निषेचन हो जाता है तो नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाता है तो जाइगोट का निर्माण कर लेता है, और जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और वो एम्ब्रियो एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, और इस प्रोसेस में सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसमें जेनेटिक वेरिएशन होता है, यानी बच्चा पूरी तरह अपने जनक के समान, अपने माता पिता के समान नहीं दिखेगा, बल्कि दोनों का मिक्सचर होता है, और यही वेरिएशन इवोल्यूशन को पॉसिबल बनाता है। अब हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक परिवार में अगर पिता की आंखें अलग हैं और माता की आंखें अलग हैं, तो बच्चों में दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और यह नेचर का जेनेटिक रिमिक्स है, और यही रीजन है कि हर इंसान यूनिक होता है जैसे आप हो। और लैंगिक जनन का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह उच्च वर्गीय जीवों में होता है। यह एक विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया होती है। इसमें जो जीव होता है ना, जो स्पीसीज होता है ना, उसको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने में वो हेल्प करता है, और सर्वाइवल को भी वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन यह प्रोसेस अलैंगिक जनन की तुलना में थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि इसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट जैसी मल्टीपल स्टेजेस होती हैं।
जैसा कि आपको पता है लैंगिक जनन विस्तृत होता है, जटिल होता है और उच्च वर्गीय जीवों में होता है। तो कौन कौन से जीवों में होगा? तो लैंगिक जनन जंतुओं में भी होता है। कैसे जंतु? उच्च वर्गीय जंतुओं में। और लैंगिक जनन उच्च वर्गीय पौधों में भी होता है। तो बात करते हैं कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, आखिरकार वो प्लांट्स कैसे लैंगिक जनन करते हैं? बिना कुछ समझे हमको तो नहीं दिखता भैया कैसे करते हैं, लेकिन आ जाओ आज समझते हैं कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप समझो कि एक सुंदर बगीचे में एक गुलाब का पौधा है, ठीक है। एज्यूम करो आप लोग गुलाब मान लो या फिर आप गुड़हल मान लो। अब ये फूल आप कौन सा मानते हो नीचे मुझे कमेंट में बता देना कि भैया हमने गुलाब का फूल माना है या भैया हमने गुड़हल का फूल मान लिया है, ठीक है। तो एक सुंदर बगीचे में गुलाब का पौधा है। जैसे ही वसंत ऋतु आती है उस पर रंग बिरंगे फूल निकल आते हैं, बताओ। और वो देखने में कितने अच्छे लगते, कितने अट्रैक्टिव लगते हैं। हमको ऐसा लगता है कि उस फूल को देख करके ना हम उसको निकाल लें। लेकिन जब आप पौधे से फूल को निकालते हो तो आप देखते नहीं उसके अंदर क्या होता है। लेकिन आज बताता हूं क्या होता है। उसी पौधे के जो फूल होता है ना, उसी फूल की मदद से जितने ढेर सारे पौधे हैं वो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। है ना कितनी अमेजिंग बात। बात करते हैं कि जो फूल होता है उसमें ऐसा कौन सा चीज होता है जिसकी वजह से पौधे लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो फूल के मेनली 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग बाह्य दलपुंज, दूसरा भाग दलपुंज, तीसरा भाग होता है पुंकेसर और चौथा भाग होता है स्त्रीकेसर। बात आती है पुंकेसर और स्त्रीकेसर, क्योंकि जो दलपुंज और बाह्य दलपुंज होते हैं ये पुष्प के सहायक जनन अंग होते हैं। ये बेसिकली मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं। पुंकेसर और स्त्रीकेसर क्या होते हैं? जननांग होते हैं। बात करते हैं भैया देखो, लैंगिक जनन करने के लिए जनन अंगों की तो आवश्यकता है, लेकिन पुष्प के अंदर नर जनन अंग कौन सा है और मादा जनन अंग कौन सा है? तो बात करते हैं पुंकेसर की, जिसे हम कहते हैं स्टमेन। स्टमेन पुष्प का नर जनन अंग होता है। अब आपको पता है कि नर जनन अंग के अंदर नर युग्मक बनेगा जिसे कहते हैं परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन। तो पुंकेसर के अंदर बनता है क्या? परागकण। और जो स्त्रीकेसर होता है ना, पिस्टिल, उसके अंदर अंडाणु बनता है यानी कि एग सेल बनती है। पिस्टिल के मेनली 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। एक दिन मधुमक्खी फूलों का रस लेने आती है और रस लेते समय उसके शरीर पर जो परागकोश होते हैं ना, उस परागकोश से परागकण बने, वो परागकण उस पर चिपक जाते हैं और जब वह दूसरे फूल पर बैठती है तो वो परागकण दूसरे फूल की स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्वपरागण जिसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण जो होता है जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं वो अधिकतर द्विलिंगी पौधों के अंदर होता है, क्योंकि उसके अंदर नर और मादा जनन अंग एक ही फूल में जरूरी होते हैं, तभी स्वपरागण होगा। और जो आपका परपरागण होता है जिसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन एक लिंगी पौधों के अंदर होता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, एक पॉलिनेटर जो होता है वो क्या करेगा, परागकण को परागकोर से उठाएगा और दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर यानी कि वर्तिकाग्र पर ले जाकर के छोड़ देता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। बात करते हैं कि जब पॉलिनेशन होता है तो उसके बाद होता है निषेचन, यानी कि परागकण से जो नर युग्मक होता है वो निकलेगा और मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका पर जाकर के मिलेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं निषेचन। तो जो जंतुओं में निषेचन जो होता है वो 2 प्रकार से मेनली होता है। तो हम देखते हैं जंतुओं में भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल। आपको बता दूं, एम्ब्रियोजेनेसिस इन एनिमल से ना आपके हर साल बिहार बोर्ड के अंदर सवाल आता है और आज ये कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल से चमक जाएगा। सबसे पहला होता है अंड प्रजक जिसे कहते हैं ओविपोरस और दूसरा होता है सजीव प्रजक जिसे कहते हैं विविपोरस। बात करते हैं अंड प्रजक यानी कि ओविपोरस क्या होता है। वे जंतु जो अंडे देते हैं तथा जिनके भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर अंडे में होता है उसे अंड प्रजक कहते हैं। इसकी विशेषताएं होती हैं कि निषेचन के बाद अंडे दिए जाते हैं, भ्रूण का विकास अंडे के अंदर होता है और जन्म सीधे शिशु के रूप में नहीं होता है। उदाहरण मुर्गी, कबूतर, मेढक, मछली और छिपकली। दूसरा होता है सजीव प्रजक जिसे कहते हैं विविपोरस। तो वे जंतु जो सीधे एक बच्चे को जन्म देते हैं जिनके भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है।
फीमेल के बॉडी के अंदर होता है उसे कहते हैं सजीव प्रजक यानी कि विविपोरस। इसकी खास बात होती है, इसकी विशेषताएं होती हैं कि जो भ्रूण होता है ना वो माता के शरीर के भीतर ही विकसित होता है। भ्रूण को माता से पोषण प्रदान होता है, सीधे इसमें शिशु का जन्म होता है क्योंकि ये आपका सजीव प्रजक होता है। सजीव प्रजक होता किसमें है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हो वो है मनुष्य, जो कि आप हो। गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये सभी आपके सजीव प्रजक के एग्जाम्पल्स होते हैं। और अब एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन समझिए, अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट होता है, प्रोसेस थोड़ा फास्ट होती है, वेरिएशन नहीं होता है और ऑर्गेनिज्म सेम कॉपी बनाते हैं। जबकि लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, प्रोसेस स्लो होता है, इसके अंदर वेरिएशन होता है और इवोल्यूशन पॉसिबल होता है। आपने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जनन को देखा, इसके बाद जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन को देखा कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का काल जीवन काल। आपने अलैंगिक जनन के बारे में देखा यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आपने कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया और आपको लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी आपको पढ़ा दिया। ओवरऑल ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। लेकिन अगर इस वीडियो के अंदर 10,000 लाइक और 1,000 कमेंट आते हैं तो मैं इसका चैप्टर 2 का वीडियो लेकर के आने वाला हूं। चैप्टर 2 जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। और चैप्टर 2 की डिमांड के लिए आप नीचे कमेंट में ये जरूर कमेंट करेंगे कि अमन भैया हमको चैप्टर 2 भी चाहिए, तब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे ही चैप्टर 2 का भी समझा दूंगा। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप बायोलॉजी को रटने की जगह समझना शुरू कर दें और सब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एज इट इज सेट होते जाएं तो यह सब्जेक्ट आपके लिए सबसे आसान और स्कोरिंग बन जाएगा। मैं हूं आपका अमन भैया, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड वाला में बायोलॉजी को आसान बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग तरीके से आप सभी को पढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम चैप्टर 2 को जल्द ही लाने वाले हैं, लेकिन अगर ये टारगेट पूरा होगा तभी। तो आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और इस भरोसेमंद चैनल पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड 11th और 12th को सब्सक्राइब करके इसी के साथ जुड़े रहिए। विदा लूंगा आज की क्लास से और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करिएगा ताकि बायोलॉजी को और आसान बनाया जा सके और बायोलॉजी के अंदर 100 में 100 नंबर लाना आसान हो जाएगा क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो आज के लिए यहीं तक, साइनिंग ऑफ करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।